शेर और बाघों के परिवारों की दुश्मनी की कहानी। एक जंगल होता है, उस जंगल का नाम होता है रामपुर। और उसी जंगल के पास में एक दूसरा नंबर जंगल होता है जिसका नाम होता है सोलापुर। रामपुर और सोलापुर जंगल में अपने अपने राजा होते हैं। रामपुर में शेर राजा शेर खान होता है और उसका परिवार रहता है। वहीं पे ही सोलापुर के अंदर एक टाइगर होता है, टाइगर खान। तो टाइगर खान और अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहता है। ये दोनों बड़े ही पावरफुल और शक्तिशाली होते हैं अपने अपने जंगलों के अंदर। शेर खान अपने जो जंगल में अपने जानवरों के साथ बड़े ही प्यार से रहता है और अपने जानवरों की बहुत रक्षा करता है और उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ खान भी अपने जंगल में अपने जानवरों के बड़े प्यार से रखता है और उनको भी बड़ा ही प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन इन दोनों जंगलों के इतने अच्छा राजा होते हुए भी आपस में बनती नहीं थी। क्या था उस नहीं बनने का राज? उन दोनों के आपस में विवाद का राज था उस जंगल के बीच में बहने वाली नदी। उस नदी के पानी के लिए उन दोनों जंगलों में हमेशा लड़ाई और फसाद हमेशा रहता था। नदी के पानी के लिए दोनों जंगल आपस में बड़ा ही लड़ा करते थे और दोनों में इतना विवाद होता था कि बात लड़ाई पे भी पहुंच जाती थी। वह आपस में एक दूसरे को मारने भी लग जाते थे। कई बार शेर और बाघ के परिवारों में खूब लड़ाई हुई। कभी शेर राजा उन पे भारी पड़ता तो कभी टाइगर का परिवार उन पे भारी पड़ता। इस तरह से इन दोनों जंगलों में एक दरार पैदा हो गई थी। शेर राजा और बाघ के परिवार के साथ साथ दूसरे जंगल के जानवर भी आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। इधर के जंगलवासी उधर के जंगलवासी से बड़ी ही नफरत करते थे। ये नफरत इसी तरह से आगे बढ़ती भी जा रही थी। फिर एक दिन जब एक छोटा हिरन का बच्चा शेर खान के जंगल से नदी के पास में पानी पीने गया था, तभी वो पानी पीते पीते उसे नदी की पुलिया थी उससे दूसरे जंगल में चला जाता है। जैसे ही वहाँ पे जाता है तब दूसरे जंगल बाघ जंगल के जानवर उसे देख लेते हैं तो वह उस पर अटैक कर देते हैं और उसको वो मारते पीटते हैं और उसको भगा के दूसरे जंगल में भेज देते हैं। ये चीज़ देख के जो हिरनी होती है अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। और ये बात जब जंगल के राजा शेर खान के पास पहुंचती है तो शेर खान भी बहुत गुस्सा होता है। वह बाघ के पास जाता है और उसको बोलता है, अरे ओ बाघ, ये बहुत गलत किया तुम्हारे जंगल के जानवरों ने। तुम्हें यह तो सोचना चाहिए था कि छोटे बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। छोटे बच्चों को क्या पता कि ये जंगल कौन सा है, वो जंगल कौन सा है। छोटे बच्चों पे इस तरह से हाथ उठाना ये बहुत गलत है। शेर खान की बात सुन के बाघ को भी समझ में आता है। बाघ भी बोलता है, हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जंगल के किसी भी जानवर को हमारे इधर नहीं आना चाहिए। लेकिन हम छोटे जानवरों को छोड़ देंगे, लेकिन उनको आप लोगों को समझाना पड़ेगा। इस तरह से इन लोगों में सहमति हो जाती है कि वह छोटे जानवरों को इस तरह का पाबंदी नहीं लगाएंगे। लेकिन जंगल के जानवरों को अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह एक दूसरे के जंगल में एंटर ना करे। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, शेर राजा के परिवार में एक बहुत ही सुंदर बच्चा पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ के परिवार में भी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बाघ भी पैदा होता है। वह जो शेर राजा का जो बच्चा होता है वह जंगल के जानवरों के साथ बड़ा खेलता और मस्ती करता रहता है। सारे जंगली जानवर अपने प्रिंस राजकुमार से बड़ा ही खुश होते। सब लोग अपने जंगल के राजा शेर खान को बोलते, शेर राजा जी, आपका बच्चा कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। ये राज परिवार का होते हुए भी ये ऐसे इतराता नहीं है, ये हम सबके साथ बड़े प्यार से खेलता है, कितना अच्छा बच्चा है। शेर राजा को अपने बच्चे पे बड़ा ही गर्व होता है कि उसे राज परिवार का होने का कोई घमंड नहीं होता। वह सभी जंगली जानवरों से बड़े प्यार से रहकर खेलता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ के परिवार में भी जो बच्चा होता है वह भी स्वभाव से बहुत अच्छा होता है। वह भी सभी जंगली जानवरों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सबके साथ बड़े प्यार से रहता है। एक बार जब शेर खान का जो बच्चा प्रिंस राजकुमार होता है वह जंगल के बाकी जानवरों के साथ खेल रहा होता है, तब शाम हो जाती है। शाम होने पे जो बाकी जंगली जानवर बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, जैसे कि खरगोश का बच्चा, हिरन का बच्चा, वो बोलता है, अरे प्रिंस जी, अब हमें घर जाना चाहिए, बहुत अब देर हो गई है, हम जाते हैं, आप भी अपने घर चल जाइए। लेकिन वहीं पे शेर खान को जाने का मन नहीं था।
और बोल रहा था, अरे मेरा तो और खेलने का मन कर रहा है, रुक जाओ मेरे साथ और खेलो ना। लेकिन खरगोश और हिरण के बच्चे बोलते, अरे नहीं नहीं, हमें जाना है, हम नहीं गए तो हमारे मम्मी पापा हमें डांटेंगे। ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं। शेर खान के बच्चे प्रिंस को तो अभी भी खेलने का बहुत मन था। वो वैसे ही सोचता रहता है कि अरे मैं क्या करूं, कोई अभी खेलने के लिए है ही नहीं, लेकिन मुझे तो अभी और खेलना है। ऐसा सोचते सोचते शेर खान का बच्चा जंगल के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो नदी होती है। वह वहाँ बैठा बैठा नदी को देख रहा होता है। वह सोचता है, अरे ये कितनी सुंदर नदी है, कितनी प्यारी नदी है, और उस नदी के दूसरी तरफ भी कोई दूसरा जंगल है, वहाँ पे भी बहुत सारे जानवर होंगे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके साथ भी मैं खेलूंगा तो कितना अच्छा होगा। अरे वाह, मेरे दोस्त तो खूब सारे हो जाएंगे, लेकिन मैं कभी उस जंगल में क्यों नहीं गया। वह ऐसा ही सोच रहा होता है, तभी जंगल के दूसरे किनारे पे एक बाघ का बच्चा, वह भी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वहाँ पहुँच जाता है। वह भी देखता है कि सामने एक शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा भी उसे देखता है। वो बोलता है, अरे वहाँ पे एक बच्चा है, वह तो एकदम अभी खेल रहा है, क्यों ना मैं उससे दोस्ती करूँ। बाघ का बच्चा भी उसकी तरफ इशारे करता है। वह दोनों आपस में बोलते हैं, अरे दोस्त तुम कैसे हो। तब बाघ का बच्चा बोलता है, अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। शेर खान का बच्चा बोलता है, हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ, अरे अब उनको पहली बार देखा मैंने। बाघ का बच्चा बोलता है, हाँ मैंने भी आपको पहली बार देखा है। अब दोनों में इस तरह से बातें चलती जाती है। ये दोनों बोलते हैं, क्यों ना हम दोस्ती कर लें। तो दोनों को ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों नदी के जो पुल बना होता है वहाँ पहुँचते हैं और आपस में मिलते हैं और आपस में एक दूसरे का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वह खेलते खेलते इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वह उस नदी के किनारे कब पहुंच गए, और उस पुलिया के किनारे में पहुंच के खेलते खेलते कब वो नदी में गिर गए। जैसे ही वो नदी में गिरते हैं तो वह तो बहने लग जाते हैं। तभी शेर खान का बच्चा और टाइगर डर जाते हैं, बोलते हैं, अरे क्या करें, हम तो नदी में गिर गए। तब शेर खान का जो बच्चा होता है वो बोलता है, अरे अरे तुम एक काम करो, देखो उधर तुम्हारे पास एक लकड़ी है, उस लकड़ी के सहारे पकड़ो और वो जो पत्थर है उस पर खड़े हो जाओ। तो बाघ का बच्चा ऐसा ही करता है। वह एक नदी के बीच में जो एक पत्थर होता है उस पर जाके वह खड़ा हो जाता है। तब बाघ भी बोलता है, अरे अरे शेर खान के बच्चे दोस्त सुनो, प्रिंस तुम भी वहां पे जाके पत्थर उस पर खड़े हो जाओ। तब वह भी उस पत्थर पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वह दोनों नदी के बीच में, एक बंदा एक पत्थर पे खड़ा होता है तो दूसरा दूसरे पत्थर पे खड़ा होता है। वो दोनों सोचते हैं, अरे अब क्या करें, हम तो इस नदी में फंस गए, अरे इन नदी का पानी अगर ऊपर हुआ तो हम तो नदी में बह जाएंगे, क्या करें क्या करें। तभी वहाँ पे जो पक्षी होता है वह पक्षी उन दोनों को देखता है। वो देखता है, अरे ये क्या, ये तो दोनों राज्य के राजकुमार नदी में बीच में फंस गए हैं, इनको बचाना होगा। तभी वह जो पक्षी होता है वो बड़ा बुजुर्ग होता है। उसने पहले इस जंगल में हमेशा शांति देखी थी, दोनों जंगलों में बड़ा प्यार देखा था, इसलिए वह इन दोनों जंगलों के राजाओं की बातों को नहीं मानता था। वह दोनों जंगलों के जानवरों से ही मेल जोल बना के रखता था, और उसके उम्र दराज और उसके एक्सपीरियंस की वजह से दोनों जंगलों के जानवर उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तब ये जो पक्षी होता है उड़ के सबसे पहले बाघ के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। वो बोलता है, अरे बाघ जी जल्दी चलिए, आपके बच्चे की और पड़ोस के शेर खान के बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है, जल्दी पहुँचिए नदी के किनारे। तो बाघ भी भागा भागा उधर जाता है और वह पक्षी शेर खान के पास जाता है, उनको भी सेम बात बोलता है। तब शेर खान भी भागा भागा नदी के किनारे पहुंचता है। उसके बाद तो दोनों जंगलों के सारे जानवर नदी किनारे पहुंच जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि उन प्रिंस लोग दोनों उस नदी के अंदर फंसे पड़े हैं। और उसके बाद शेर खान बोलता है, अरे मेरे बच्चे, मैं तुझे अभी बचाता हूँ, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। बाघ भी बोलता है अपने बच्चे से, अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे को अभी बचाता हूँ। उसके बाद वो लोग अपने पास में पड़ी पड़ी लकड़ियों के सहारे से अपने बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, वह दोनों अपने बच्चों को लकड़ियों के सहारे से नहीं निकाल पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो शेर खान का बच्चा होता है वह नदी के दूसरे किनारे के पास वाले पत्थर पे फंसा होता है, और जो बाघ का बच्चा होता है वह शेर खान के जंगल के किनारे तब नदी के पास फंसा पड़ा होता है।
इस वजह से जो शेर खान होता है वह अपने बच्चे को नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो नदी के दूसरे किनारे पे होता है जो बहुत दूर होता है उससे। सिमिलरली जो बाघ का बच्चा होता है वह शेर खान के राज्य के किनारे पे होता है, जो बाघ के जंगल के किनारे से दूर होता है। तो वह आपस में एक दूसरे के बच्चों को ऐसे ही देखते रहते हैं। तभी बाघ को एक युक्ति आती है। उसको ये योजना जो जंगल के सबसे बुजुर्ग पक्षी होता है वही सजेस्ट करता है। वह बोलता है, अरे ओ बाघ सुनो, और शेर खान तुम भी सुनो। देखो, जो अभी शेर खान जो तुम्हारा बच्चा है वो बाघ के जंगल के किनारे के पास पे है, और जो बाघ का बच्चा है वो शेर खान के जंगल के पास के किनारे पे है। तुम शेर खान बाघ के बच्चे को जल्दी बचा सकते हो, और बाघ तुम शेर खान के बच्चे को बचा सकते हो, जल्दी से उसे बचाओ। ये बच्चों को बचाना तुम्हारी प्राथमिकता होना चाहिए। ये बात दोनों जंगल के राजाओं को समझ में आ जाती है। तब बाघ शेर खान के बच्चे को बचा लेता है और शेर खान बाघ के बच्चे को नदी को बचा लेता है। उसके बाद जो पक्षी होता है वह बोलता है, देखो आपस में लड़ने की वजह से क्या हो रहा था, तुम आपस में लड़ रहे थे, तुम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे थे। जैसे ही तुमको समझ में आया, तुमने एक दूसरे के बच्चे को बचाया तो दोनों के बच्चे बच गए। अगर इसी तरह से आगे लड़ाई करते रहोगे तो याद रखना, तुम्हारे बच्चों को इस तरह की परेशानी हमेशा होती रहेगी, तुम्हारा परिवार इस तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को ख़त्म करो और आपस में मिल बांट के रहना शुरू करो। उस पक्षी के बुजुर्ग की बात को दोनों को बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वह दोनों शेर खान और बाघ खान आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। वह बोलते हैं, अरे शेर खान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वहीं पे जो शेर खान होता है वो बोलता है, अरे बाघ खान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हम मिल बांट करेंगे। नदी के पानी को हम सभी जानवरों के साथ इक्वली डिवाइड करेंगे, जिससे कि दोनों जंगलों में शांति रह सके और दोनों जंगल आपस में खुशहाली से आगे बढ़े। इस तरह से इस दोनों जंगलों में खुशहाली आती है और प्यार मोहब्बत फिर से हो जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। हैप्पी। शेरों ने बचाई अपनी माँ की जान। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर जो राज कर रही होती है वह होती है एक शेरनी। वह शेरनी उस जंगल पे राज कर रही होती है और जंगल के सभी जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखती है। उस शेरनी के दो बड़े ही प्यारे और बहुत ताकतवर और बलशाली दो शेर बच्चे होते हैं। वह अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। जंगल के सारे लोग भी उन दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वह शेरनी होते हुए भी जंगल की प्रोटेक्ट करती है, हर तरह की हर मुसीबत और हर परेशानी से। इस वजह से सारे जंगल अपनी शेरनी को ही जंगल का राज्य दे रखे होते हैं और वह शेरनी भी जंगल को बहुत अच्छे से चला रही होती है। एक दिन क्या होता है, उस जंगल पे एक दूसरे शेर की आंख पड़ जाती है। वह शेर बड़ा ही दुष्ट और जालिम किस्म का होता है। वह जैसे इस जंगल को देखता है वो बोलता है, अरे वाह, ये जंगल तो बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा पड़ा है, इस जंगल पे मैं ही राज करूँगा, इस जंगल के सारे जानवरों को खाता रहूँगा और अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े से जीऊँगा, हा हा हा। ऐसा सोच के वो उस जंगल में एंटर कर जाता है और उस जंगल में आके एक हिरण को मार देता है, उसको खा जाता है। जब ये खबर रानी शेरनी को पता चलती है तो रानी शेरनी गुस्से से भर जाती है और फिर वह उस शेर के पास जाती है और उसको ललकारती है। उसको बोलती है, ओ शेर, देखो तुम जहाँ से आए हो वापस चले जाओ, मेरे जंगल में तुम्हारा कोई जगह नहीं है, मेरे जानवरों पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मेरे जानवरों को परेशान करोगे तो तुमको भुगतना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। वह शेर हंसने लग जाता है, हा हा, मेरा कौन बिगाड़ेगा, तुम शेरनी होके मेरे से लड़ाई करोगी, तुम्हारे ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है, तुम तो मेरे एक पंजे के बराबर भी नहीं हो, चलो जाओ यहाँ से, ज़िंदगी प्यारी है तो ये जंगल छोड़ के चली जाओ। तब वह शेरनी बोलती है, अरे ओ बेवकूफ़ शेर, तुझे अपनी भुजाओं पे बहुत दम है, गर्व है, केवल ताकत भुजाओं में ही नहीं होती, दिमाग में जो पावर होती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। मैं बहुत लंबे टाइम से इस जंगल को चला रही हूँ, ऐसे ही नहीं चला रही हूँ। तब वह शेर उसकी बात को समझता ही नहीं है
वो बोलता है तू ऐसा नहीं समझेगी, तुझे मुझे पंजे से मारना पड़ेगा, उसके बाद तेरे को समझ में आएगी। तब वह शेर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगता है तभी उसके ऊपर पेड़ के ऊपर से बड़ी बड़ी टहनियाँ गिर पड़ती हैं। उस टहनियों गिरने से वो थोड़ा घायल हो जाता है। वो कैसे भी करके उन टहनियों को हटाता है, बोलता है अरे इन टहनियों से मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी तुझे अटैक करता हूँ। वो फिर से और आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पे एक गड्ढे में वह गिर जाता है। उस गड्ढे में गिरने से उसे बहुत चोट आती है। फिर भी वह उस गड्ढे में से कैसे भी करके जब बाहर निकलता है तब वह शेरनी बोलती है अरे बेवकूफ़, तूने क्या सोचा था मैं तुझसे ऐसे लड़ने आ जाऊंगी, पूरी प्लानिंग करके आई हूँ मैं। तो वह शेर बोलता है कुछ भी करी प्लानिंग तू, लेकिन अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब शेरनी उसे लड़ने के लिए तैयार होती है क्योंकि वह शेर बहुत घायल हो चुका होता है। उसके बाद तो शेरनी उसे 3-4 पंजों में ही पटक देती है। उसमें वह शेर और घायल हो जाता है, वह संभल ही नहीं पाता। उसके बाद वो शेर बोलता है अरे शेरनी जी मुझे माफ़ करो, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद आज आपके इस राज्य पे कभी नहीं नजर नहीं डालूंगा। बाप रे, आप बहुत चालाक हो और बहुत बुद्धिमान हो, आपके बुद्धिमानी और चालाक के सामने मेरी शक्ति कुछ ही काम नहीं आई, आप बहुत महान हो, मैं जाता हूँ यहाँ से, मुझे छोड़ दीजिए। उसके बाद वो शेरनी उसे छोड़ देती है और वह शेर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारे जंगल के जानवर अपनी शेरनी रानी की इस चतुराई पे बड़ी तारीफ करते हैं। इस तरह से वह शेरनी जंगल को हमेशा हर तरह की बुराई और हर तरह के दूसरे जानवरों से हमेशा बचा के रखती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते। शेरनी के दोनों बेटे शेर होते हैं वह बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, शेरनी को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है। उस बीमारी के चलते वह ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती और दोनों जो उसके बच्चे होते बड़ा ही परेशान होते हैं। वो सोचते अरे हमारी माँ को क्या हो गया। तब वह भालू वेद को बुलाते हैं। भालू वेद जब आता है रानी को देखता है तो बोलता है अरे रानी को एक बहुत दुर्लभ और एक गंभीर बीमारी है। तब दोनों शेर बोलते अरे भालू राजा जी ऐसा मत बोलिए, कोई तो समाधान होगा, प्लीज़ हमें बताइए, हमारी माँ को ठीक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तब वह भालू बोलता है हाँ बेटा, सभी समाधान है, ज़रूर है, लेकिन बहुत मुश्किल है और बहुत ही कठिन है। दोनों शेर बोलते हैं अरे कितना ही कठिन क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हम हमारी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब वह जो भालू बोलता है वो बोलता है देखो, जो काली पहाड़ी की जो चोटी है वहाँ पे एक पेड़ है, उस पेड़ का जो फूल है वह लेके आना पड़ेगा, वह चमकदार फूल है, तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर एक शेर बोलता है अरे इसमें क्या बात है, मैं चल जाऊँगा वहाँ पे भाई, मैं जाके आता हूँ, लेके आता हूँ। भालू बोलता है अरे रुको रुको, पूरी बात नहीं सुनी तुमने, वह फूल के साथ साथ एक और दूसरा फूल भी चाहिए, दोनों को मिक्स करके तुम्हारी माँ को खिलाना पड़ेगा, उससे वह स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन वह जो दूसरा फूल है वो समुंदर के पार दूसरी तरफ है, वहाँ पे वह फूल भी बड़ा ही चमकदार है, तुम देखते ही पहचान जाओगे। तब दूसरा शेर बोलता है अरे तो फिर क्या बात हो गई, तो सिंपल हो गया ना, ये मेरा भाई जाएगा पहाड़ पे और मैं जाता हूँ समुंदर के पार, दोनों हम लेके आएंगे और माँ को ठीक कर देंगे। तो भालू बोलता है अरे तुमने फिर से पूरी बात नहीं सुनी, सुनो, तुम चाह तो रहे हो लेकिन वह रास्ता आसान नहीं है। तुम जो काली पहाड़ी के पास जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे दैत्यकारी राक्षस और कई तरह के डरावनी चीज़ें हैं, वह बहुत ही जादुई जगह है, वहाँ पे बहुत जाना ऐसा सिंपल काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। तब वह शेर बोलता है अरे कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी हो, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वह ऐसा बोल के उधर निकल जाता है। और फिर वह दूसरा शेर बोलता है ठीक है मैं भी जाता हूँ समुद्र के पार। तब भालू से भी बोलता है अरे रुको, तुम भी जिधर जा रहे हो समुद्र के पास में वहाँ पे भी दैत्यकारी मगरमच्छ और कई तरह की राक्षसी शक्तियाँ रहती है पानी के अंदर, वो पानी से निकल के आती है और अटैक करती है। तुम्हें उन सब का सामना करते हुए बच बचा के उस जादुई फूल को लेके आना पड़ेगा। तो वो बोलता है ठीक है, मैं जो मेरे मामा की जो एक बड़ी सारी नाव थी वह ले जाता हूँ और लेके आता हूँ। उसके बाद वो दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। जब काली पहाड़ी पे जाने वाला शेर होता है वो अच्छे से ही काली पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही दैत्यकारी राक्षस मिलता है। वो राक्षस उसको बोलता है अरे यह कौन सा बच्चा इधर आ रहा है, बहुत दिनों से किसी बच्चे का मांस नहीं खाया, आज तो मैं इसको खा जाऊंगा।
और उसके बाद वो शेर बोलता है, अरे ओ राक्षस, तू मुझे खाएगा? मुझे मत खा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे माँ के लिए फूल लेने जाना है, हट जा मेरे रास्ते से। लेकिन कहाँ वो उसके रास्ते से हटने वाला था, वो उस पर अटैक करता है। लेकिन ये भी बहुत चालाक होता है, उसकी माँ ने ही उसे सारी समझदारी सिखाई होती है। वो अपनी सूझबूझ का परिचय देके रास्ते से हट जाता है और उसको पीछे से अटैक करता है। उसको पीछे से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो काली पहाड़ी पे आगे बढ़ जाता है। इस तरह से आगे जाता है तो उसे एक डायनासोर मिलता है, आग उगलने वाला डायनासोर। जैसे वो डायनासोर उसे आग उगलने वाला मिलता है तो वह देखता है, अरे ये आग उगलने वाला डायनासोर है, इससे मैं कैसे बचूं? उससे बचने के लिए उसे एक शील्ड पता मिलती है। वो शील्ड को अपने साथ ले जाता है। जैसे आग वाला डायनासोर उस पर आग फेंकता है तो शील्ड को आगे कर देता है और उससे बच जाता है। और उसके बाद उससे बचते बचाते वह निकल जाता है वहाँ से और आगे जाता है। तब उसे 12 मुंह वाला एक अलग ही तरह का जानवर मिलता है जो बहुत ही अलग होता है। उस जानवर से तो उसके जो काफ़ी सारे शेर होते हैं उस पर एक साथ अटैक करने लग जाते हैं। उस अटैक करने के लिए वह उनसे बचने के लिए पत्थरों के बीच में छिप जाता है और वह उन पत्थरों को उनके ऊपर गिरा देता है, जिससे वह सारे शेर उस पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। इस तरह से बच जाता है, कैसे भी करके वह उस पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाता है। उसके बाद उससे वह फूल चमचमाता दिखता है, उस फूल को वो तोड़ लेता है और उसको लेके वह निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो उसका दूसरा भाई होता है वह समुद्र के अंदर उसके मामा के नाव से निकल जाता है। जैसे वह निकलता है तो बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं, वो उसकी नाव पे अटैक कर देता है। लेकिन ये भी बड़ी ही सूझबूझ से अपनी नाव पे बम बारूद लेके चलता है। उन बम बारूद से उन मगरमच्छों पे छोड़ता है तो मगरमच्छों को उड़ाता जाता है। वो सारे मगरमच्छ बम बारूद से उड़ते जाते हैं और वो उन सबसे बचता जाता है। तभी आगे जाने पे समुद्र से एक दैत्यकारी राक्षसनी निकलती है। वो बोलती है, अरे ओए, तुझे मैं अब खा जाऊंगी। वह उसको भी एक मिसाइल से उसके मुंह में डाल देता है और उसको भी उड़ा देता है। इस तरह से ये भी सभी राक्षस और सबसे बचता बचाता सबको उड़ाता हुआ चलता जाता है। उसके बाद जब वह समुद्र के पार पहुंचता है तब उसे वहाँ पे भी वही जादुई फूल मिलता है। उस फूल को वो भी तोड़ के लेके आता है और वह दोनों अपने जंगल में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वह अपने जंगल में पहुँचते हैं तब भालू बोलता है, अरे बेटो, तुम लोग लेके आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने अपनी माँ के लिए इतना कुछ किया। तब दोनों ने बोला, अरे भालू जी, हमने जो कुछ कर पाए हमारी माँ की शिक्षा की वजह से ही कर पाए। हमारी माँ ने हमें शक्ति के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना सिखाया था कि कैसे मुश्किल परिस्थिति में हमें अपनी बुद्धि का यूज करके परेशानियों से बच के निकलना होता है। इसलिए हमने हर तरह के दैत्य राक्षसों को अपने बल के साथ साथ बुद्धि से भी परास्त करके हम ये दोनों फूल लेके आ गए। उसके बाद वो भालू उन दोनों फूलों को पीस के एक काढ़ा बनाता है, एक बहुत ही जादुई काढ़ा। उस काढ़े को वो उसकी माँ को पिलाता है। जैसे ही उसकी माँ को पिलाते हैं तो उसकी माँ तो ठीक होने लग जाती है। उसके बाद एक दो दिन के बाद उसकी माँ एकदम ठीक हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ बोलती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मुझे बचाने के लिए कितना कुछ किया। तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम इस जंगल को मेरे बाद बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखोगे। तब वह जो दोनों शेर होते हैं बोलते हैं, मामा, हम आज जो भी कुछ हैं वह आपके बदौलत ही हैं। आपने जो हमें सिखाया उसी से हम इतनी मुश्किल रास्तों पे जाके भी आराम से आ गए। उसके बाद तो जंगल में उन दोनों भाइयों की बहुत प्रशंसा होती है। सारे जंगली जानवर उन दोनों को अपना राजा घोषित करते हैं और ये रानी अब उम्र होने की वजह से रिटायरमेंट ले लेती है और उन दोनों को इस जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। वो दोनों भाई जंगल पे अब अपना राज चलाने लग जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। जंगल का नाम होता है रामपुर। उस रामपुर जंगल में शेर राजा होता है जिसका नाम होता है शेर खान, और वह सफ़ेद कलर का होता है, बहुत सुंदर और बहुत ताकतवर होता है। जंगल के सारे जंगली जानवर अपने राजा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वह जंगल का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जंगल के सारे जंगली जानवर इस तरह से अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशहाली तरह से जी रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद उस जंगल पे एक दुष्ट और खतरनाक राक्षस की नज़र पड़ती है।
वह जब उस जंगल को देखता है तो वो देखता और ये कितना हरा भरा जंगल है। इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बहुत मज़ा आएगा इस जंगल में। डेली एक एक बच्चे को मैं ले जाऊंगा, अपनी गुफा में कैद करके रखूंगा। बहुत मज़ा आएगा। हा हा हा। इस तरह से ये राक्षस अपनी प्लानिंग करता है। फिर वह एक दिन रात को एक खरगोश के बच्चे को उठा ले जाता है और उसको कैद कर लेता है। उसके अगले दिन वो किसी दूसरे जानवर को उठाता है और उसे कैद कर लेता है। इस तरह से वह रेगुलर किसी न किसी जानवर के बच्चे को उठा के उसे कैद करता जा रहा था। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। सारे जंगली जानवरों में आपस में बातचीत होती है। अरे हमारे बच्चे कहाँ चले गए, मिल ही नहीं थे, कहाँ गए हमारे बच्चे। सब बहुत चिंतित हो रहे होते हैं। वहीं पे जो हिरन होती है एक, वो देखती है कि उसका एक बच्चा गायब हो गया। तो उसका वह बच्चा बड़ा ही शरारती होता है। तो वह सब लोगों को बोलती है, अरे मेरा बच्चा जो है ना वो भी बहुत शैतान है, हो सकता है आपका बच्चा भी बहुत शैतान हो। वह सब आपस में कहीं खेलने चले गए होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करिए। इस तरह से वह लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर उस रात को उस हिरनी के दूसरा बच्चा जो सबसे समझदार और शांत स्वभाव का होता है, उसकी भी चोरी हो जाती है। तब वह बोलती, अरे ये क्या, मेरा तो दूसरा बच्चा गायब हो गया। वो नहीं, वो शरारती नहीं था, जरूर कुछ ना कुछ हो रखा है। तो वह सभी जानवरों को इकट्ठा करती है, बोलती है, अरे दुखद की बात है, जरूर हमारे बच्चों को कोई गायब कर रहा है। अब हम इस इशू को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब सारे जानवर मिलकर शेर राजा के पास जाते हैं और शेर राजा को सारी बात बताते हैं। तब शेर राजा बोलता है, अरे ये ऐसी बात हो गई, हमारे जंगल से इस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है। अगर हमारे बच्चे से इस जंगल में बच्चे इस तरह से गायब होते रहे, हमारा जंगल तो ख़त्म ही हो जाएगा। वो फ्यूचर है हमारे जंगल का फ्यूचर उन्हीं पे तो डिपेंडेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है, इसका पता लगाना पड़ेगा। तब जंगल का राजा जो शेर खान होता है, वह जंगल को रात को पहरेदारी करने लग जाता है। जैसे ही वो पहरेदारी कर रहा होता है, रात होने के बाद वो देखता है कि जंगल के अंदर एक राक्षस आता है और वह एक बच्चे को उठा के ले जा रहा होता है। शेर राजा जब ये देखता है तो उसके पीछे पीछे जाता है। जब वो उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो एक गुफा के अंदर एंटर कर गया और वो गुफा के अंदर शेर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वह देखता है कि सारे बच्चों को उसने कैद करके रखा होता है। शेर सोचता, अरे यही है, इसने हमारे जंगल के बच्चों को कैद कर रखा है। अरे इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तब शेर उसके पास जाता है और उसको बोलता, अरे ओ राक्षस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के बच्चों को इस तरह से कैद करने की? तूने कैसे कैद किया है? तो वह राक्षस बोलता है, अरे कौन है तू जो इस तरह से मेरी गुफा के अंदर आ गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तब वह शेर राजा बोलता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ। इस जंगल के सभी जानवर, सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अब तूने मेरे जंगल के बच्चों को इस तरह से कैद करके अपनी मौत को बुलावा दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शेर राजा उसे ललकारता हुआ उस पर अटैक करता है। जो राक्षस होता है वो भी शेर से भिड़ जाता है। दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन जो राक्षस होता है उसके पास तो जादुई शक्तियाँ होती हैं। वो अपनी जादुई शक्तियों से शेर को वश में कर लेता है। उसको वो हवा में उड़ाता है, इधर पटकता है तो कभी उधर पटकता है, कभी ऊपर उछालता है तो कभी नीचे उछालता है। इस तरह से शेर को बहुत घायल कर देता है। शेर भी समझ जाता है, अरे इसके पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, इससे मैं इसे लड़ नहीं सकता, अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद जो शेर राजा होता है उस गुफा से वहाँ से निकल जाता है और वह विचार करने लग जाता है। वह अपने जंगल में आता है और अब से सबसे समझदार हाथी और भालू दोनों को बुलाता है और उनको सारी बात बताता है। तब हाथी और भालू बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसी राक्षस के पास जादुई शक्तियाँ भी है, तो इसका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है, क्या करें इसका? तब शेर भी ये सोचता रहता है, अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम इस तरह से रुक नहीं सकते, चाहे से मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगाना पड़े, लेकिन मैं लगा दूंगा, लेकिन उस राक्षस से अपने जंगल के सारे बच्चों को छुड़ा के रहूँगा। इस तरह से वह सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो बंदर होता है वह आता है और वह बोलता है, अरे शेर राजा जी, मुझे पता चला इस बारे में कि वह राक्षस बड़ा जादुई है
उसका सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। तब शेर बोलता है, बोलो बोलो क्या प्लान है? तो वह बंदर बोलता है, लेकिन ये प्लान बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत रिस्क है। तब शेर राजा बोलता है, अरे कितना ही रिस्की क्यों ना हो, कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही। तब वह बंदर बोलता है, सुनिए देखिए, वो जो जंगल है ना पड़ोस का, उसके अंदर जो काली घाटी है, वहाँ पे एक जो डायनासोर रहता है, उस डायनासोर के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। उस डायनासोर के पास अगर आप जाओगे तो और उससे रिक्वेस्ट करोगे, आपने उसे मना लिया, तो हो सकता है वो आपको अपनी जादुई शक्तियाँ दे दें। उसकी जादुई शक्तियों से आप फिर इसका सामना कर सकते हो। शेर को यह आइडिया पसंद आता है, तो बोलता है, ये इतना सिंपल है तो तुम इसको इतना मुश्किल भरा क्यों बोल रहे थे? तब वो बोलता है, अरे वो जो डायनासोर है ना, वो बहुत खतरनाक है, उसके सामने जब भी कोई जाता है तो वो उसी समय से मार के खा जाता है, इसीलिए तो बहुत मुश्किल है। तो वो शेर बोलता है, चलो कोई नहीं, जाते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसे 20 राक्षस से लड़ा तो वैसे भी मरना है, तो इससे लड़ाई करने के लिए अगर मुझे उससे लड़ के मरना पड़ा तो थोड़ा सा काम आएगा मेरा मरना भी। तब शेर राजा उस काली घाटी के वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वह उस डायनासोर से मिलता है। जैसे ही वह डायनासोर के पास पहुँचता है तो डायनासोर तो एकदम क्रोधित होता है, बोलता है, अरे कौन आया मेरे इस जगह पे, बहुत दिनों बाद किसकी इतनी हिम्मत हुई, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं खा जाऊंगा तेरे को, हा हा हा, अभी खाता हूँ तेरे को। तब शेर उसको बोलता है, अरे डायनासोर रुकिए रुकिए, सुनिए तो सही मेरी बात। तो वो डायनासोर बड़ा ही चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और बहुत ही गुस्से में होता है। वो शेर की कोई बात नहीं सुन रहा था। वो बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाला तेरी, मैं तेरे को खा जाऊंगा, मार दूंगा तेरे को, मार दूंगा तेरे को। तब शेर सोचता है, ये डायनासोर इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रखा है, कुछ ना कुछ तो राज है। तब वह देखता है कि उस डायनासोर के तो एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा घाव हो रखा होता है, उसे बहुत सारी चोट आई हुई होती है। उस चोट के दर्द में वह बहुत ही परेशान होता है, इस वजह से वह इतना दुखी होता है। तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर जी रुकिए, देखिए आपको बहुत चोट आई हुई है, मेरे पास इसका इलाज है, मैं थोड़ा जड़ी बूटियों का ज्ञाता हूँ, मुझे मालूम है आपको ये जो घाव आ रखा है इसके लिए कौन सी जड़ी बूटियाँ लगेगी, वो जड़ी बूटियाँ मैं आपके लगाऊंगा, आप उससे ठीक हो जाओगे। तब वह डायनासोर बोलता है, अच्छा सही में तुम ऐसा कर सकते हो, अरे मुझे श्राप मिला था कि ये घाव कभी नहीं भरेगा मेरा, तब से मैं इस घाव से बहुत परेशान था, मुझे मालूम था उस पंडित जी ने मुझे श्राप दिए, बोला था कि कोई ना कोई एक दिन कोई आएगा जिसको जड़ी बूटियों की बहुत ज्ञान होगा, वही मेरे इस घाव को ठीक करेगा, शायद वो तुम ही हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और इस घाव की वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत परेशान था, प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है इस घाव को ठीक कर दो। तब वह शेर जंगल के अंदर से जाके कुछ जड़ी बूटियाँ लेके आता है और उसके घाव पे लगाता है। उसके घाव पे लगाते ही तो थोड़ी देर में ही वो जो डायनासोर होता है उसको अच्छा महसूस होने लगता है और वह डायनासोर एक दिन के अंदर तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद तो डायनासोर बोलता है, अरे शेर राजा जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो मुझे एकदम ठीक कर दिया, मैं तुम्हारा कभी भी ऋण कभी चुकाने का मौका मिला मुझे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब वह शेर बोलता है, अरे तुम्हारे इस ऋण को चुकाने का मौका अभी है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे बहुत ज़रूरत है तुम्हारी मदद की। तब वह डायनासोर बोलता है, बोलो बोलो क्या मदद चाहिए तुमको, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तब वह शेर राजा अपनी सारी बातों से बताता है। वह उससे बोलता है कि हमारे जंगल में एक राक्षस आ रखा है और वह जंगल के सारे बच्चों को ले जाकर कैद कर रखा है और उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसका सामना मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से मुझे उड़ा उड़ा के मारता है वो। तो वह डायनासोर बोलता है, अरे ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए, मेरे पास भी बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, ये जादुई शक्तियाँ आप लीजिए और उसका सामना करिए, इन जादुई शक्तियों के सामने उसकी एक नहीं टिकेगी। तब वो जो डायनासोर होता है अपनी जादुई शक्ति अपने सिर से निकाल के उस शेर को दे देता है। उस शेर को देने के बाद तो शेर के चारों तरफ से चिंगारियाँ निकलती है, एक चमत्कारिक एक ज्योति जलती है उसके पीछे से और शेर को बहुत ही ताकतवर और शक्तियों का आभास होता है।
तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस राक्षस को हरा के अपने बच्चों को वहाँ से आज़ाद करने के बाद ये शक्तियाँ आपके पास लेके आऊँगा और आपको वापस दे दूँगा। तो डायनासोर बोलता है, अरे आप चिंता मत करिए और ज़्यादा इंतज़ार भी मत करिए, जल्दी से जाइए और अपने जंगल के सारे बच्चों को उस राक्षस से आज़ाद करवाइए। उसके बाद जो शेर राजा होता है वहाँ से निकल के अपने जंगल जाता है और अपने सभी जानवरों को ये बात बताता है। तो सारे जंगली जानवर बड़े खुश होते हैं और राजा को ऑल द बेस्ट कहते हैं। फिर राजा उसके बाद उस गुफा के पास जाता है और उस गुफा पे जाने के बाद उस राक्षस को ललकारता है। उस राक्षस को बोलता है, अरे ओ राक्षस, किधर है तू? चल सामने आ, हिम्मत है तो सामने हाँ, मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत होनी चाहिए। तभी वह राक्षस ये बात सुनता है तो वो बाहर आता है और वो बोलता है, अरे कौन है ये बेवकूफ़ जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? उसे पता नहीं कि मैं भी आराम कर रहा हूँ। कितना बढ़िया सपना देख रहा था। इस जंगल के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया। इस जंगल के नहीं, इस दुनिया के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया अपने पास। हा हा हा, कितना सुंदर दिन था वो, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। तभी वो शेर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़ राक्षस, अपने सपने से तू बाहर आ। देख तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरा काल खड़ा है, आज तेरा अंत निश्चित है। तब डायनासोर बोलता है, अरे तू फिर आ गया, तेरे को पहले मार के भगाया था, तू वापस आ गया। कोई नहीं, अब मैं तेरा, इस बार तो मैं तेरे को जिंदा ही खा जाऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ताकि तू फिर से मेरे को इस तरह से ललकार ना सके। उसके बाद वो शेर के ऊपर झपटता है। वो शेर पे झपटता है तो शेर भी बड़ी फुर्ती से साइड में हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों के बीच में बड़ी घमासान लड़ाई होती है। वह भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो शेर भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। दोनों की जादुई शक्ति आपस में टकराती है और बड़ी चिंगारियाँ फूटती हैं वहाँ पे। इसके बाद तो जैसे ही शेर अपनी पूरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है तो राक्षस को उठा के इधर उधर पटकता है। जैसे पहले राक्षस ने शेर को पटका था, उसको इधर पटकता है उधर पटकता है और उस राक्षस की हड्डी पसली एक कर देता है। उसके बाद वो राक्षस बोलता है, अरे ये क्या, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? अरे बाप रे, तुम्हारी शक्तियाँ तो बहुत ही असीम है, मैं इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ? उसके बाद शेर बोलता है, तुझे जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया गया तो फिर से तू किसी और दूसरे जंगल में जाके वहाँ पे जानवरों के बच्चों को उठाएगा। तेरे को ख़त्म करना अभी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शेर उसकी जादुई शक्ति से उस राक्षस को वहीं पे मार देता है। और उसके बाद जो उसके अंदर से शक्तियाँ निकल आती है और वो शेर राजा के पास आ जाती है। इस तरह से शेर राजा के पास उस राक्षस की शक्तियाँ भी आ जाती है और उस डायनासोर की भी शक्तियाँ होती है। उसके बाद उसके जंगल से वो सभी जानवरों को बचा के रखे अपने जंगल में लेके आ जाते हैं। सारे जंगल के जानवर अपने बच्चों को मिलके बड़ा ही खुश होते हैं और बड़े हैप्पी होते हैं। उसके बाद शेर राजा अपने राक्षस दोस्त के पास जाता है और उसको सारी शक्तियाँ उसको वापस दे देता है। उसके बाद राक्षस बोलता है, बहुत बढ़िया, आपने ये सारी शक्तियाँ दी, मुझे वापस आके दी, आप कितने अच्छे हो। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। सारे लोग खुशी होते हैं, हैप्पी होते हैं, हैप्पी हैप्पी।